नमस्ते दोस्त। सीसीपी में वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट हम लोग देख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट हम लोगों ने कर भी लिया था थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकल बाकी है। उसी का एनेक्सर 9.1, ये 9.1 वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? स्टार्टेड फ्रॉम कैश, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, सेल, रिसीवेबल, सेल और उसके बाद कन्वर्सन टू कैश is called that the process the time required for complete this cycle, to complete this cycle is called operating cycle. ठीक है, normally we are considering as per the policy guidelines 3 months is the operating cycle, may be considered for the manufacturing units. However, in certain cases it may be 6 months to 9 months. ठीक है, what is the operating cycles? See some examples. देखिए क्या है, इन दिस बिजनेस वर्ल्ड एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान टू हैपन विद द नो टाइम डिले, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन फर्स्ट डे एंड स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन also on 0 day. There are some type of purchase of raw material and production and sales and realization. यही होता है ना, आज आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फैक्ट्री में आएगी, फैक्ट्री से आप उसका जो है प्रोडक्शन शुरू करेंगे, प्रोडक्शन के बाद उसका सेल होगा, सेल के बाद सेल्स का रियलाइजेशन होगा, उसको कैश में कन्वर्जन होगा। ठीक है, इन सबके बीच में टाइम लगता है। ठीक है, तो यही कहता है देयर फॉर फंड आर रिक्वायर्ड फॉर परचेज से ए फ्यू डेज अहेड ऑफ टाइम, देन देयर इज ए वेटिंग पीरियड व्हाइल मटेरियल रिसीव्ड एंड देन प्रोडक्शन बिगिंस। तो इसलिए क्या होता है कि हर जगह स्टॉक मेंटेन किया जाता है। मान लीजिए कि एक हमारा राइस मिल है, मैं बार बार राइस मिल का उदाहरण, 8 टन पर आवर, 8 टन पर आवर का कैपेसिटी है। ठीक है, अगर आपको 12 घंटे भी चला तो 96 टन आपको रॉ मटेरियल चाहिए। मीन्स एक दिन में आपको 96 टन चाहिए, तो हमको बैकलॉग कम से कम 2 डेज 3 डेज का बैकलॉग होना चाहिए, मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ताकि हम आज ये ख़त्म हो तब तक हमारा डिमांड पहले से चल रहा है, सप्लाई होगी, इसमें से मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारा स्टॉक हमेशा 2 से 3 दिन का बना रहना चाहिए। तो उसी के लिए क्या होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज ए प्रोसेस ऑफ टाइम, once processing is complete and goods are ready for sale, they have to be packed for dispatch. जैसे ही आपको फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है, जैसे चावल, तो क्या होता है फिर वो डिस्पैच के लिए तैयार होता है। समटाइम्स देयर इज एन इमीडिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, समटाइम्स द मैन्युफैक्चरर हैड टू होल्ड द स्टॉक इन द गोडाउन्स। ठीक है, आपने कोरोना के समय देखा था, जितने मैन्युफैक्चरर थे उनके वेयर हाउसेज में जो है उनके फिनिश गुड्स, वेयर हाउस में फिनिश गुड्स जो है स्टॉक किया हुआ था। ठीक है, all the stock will go down and wait for the market to pick up. Sales happen perhaps on cash terms or credit is extended in line with the market and there is a wait until payment is received. तब तक हम लोग इंतजार करते हैं। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल का उदाहरण देखिए, एग्जांपल 1। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए यूनिट इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम केमिकल के लिए काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द केमिकल इट मस्ट प्रोक्योर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो चाहिए किसी भी काम करने के लिए, इट शुड टेक रॉ मटेरियल थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस टिल द प्रोडक्ट इज मेड। तब तक वो रॉ मटेरियल परचेज करता है डिफरेंट सोर्सेज से, जब तक कि वो प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए, एंड सेल द फिनिश्ड गुड्स। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैनेजिंग दीज यूनिट्स आर, कौन कौन सा स्टेप मैनेज होता है, इन्वॉल्व होता है? पहला, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट खरीदारी करते हैं। फिर उसके बाद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और गुड को क्या है, मेंटेन स्टॉक रखते हैं टिल इट्स सोल्ड, उसके बाद हम सोल्ड करते हैं, सेलिंग द फिनिश गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है, दिस यूनिट नीड्स मनी टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल।
तो क्या है, यूनिट को मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, किसके लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इट विशेस टू परचेज एट अ टाइम। कितनी क्वांटिटी में खरीदना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन इशूज लाइक इकोनॉमिक साइज ऑफ ऑर्डर, सोर्स ऑफ सप्लाई, इंडिजिनस और इम्पोर्टेड, क्लोज बाई एज फार एज प्लेस, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, but in any case the quantity of raw materials should be at least enough to ensure production without interruption। इतना होना चाहिए, मैंने आपको बोला 2 से 3 दिन का हमेशा रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए, ताकि आपका जो डिमांड आ रहा है वो जब तक फुलफिल होता रहे तो स्टॉक उतना बना रहे। सपोज द केमिकल इंडस्ट्री टेक 15 days टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री जो है 15 दिन समय लेता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। तो द रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट टू द 15 days प्रोडक्शन विल बी डिफरेंट स्टेज प्रोडक्शन इनसाइड। 15 दिन का हमको स्टॉक चाहिए होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग होगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो यहाँ पे स्टॉक हमेशा मेंटेन होना चाहिए। Hence, to ensure that the production is not interrupted, it must start with the raw material required for 15 days production। तो 15 दिन के प्रोडक्शन के लिए क्या है, हमें रॉ मटेरियल स्टॉक में चाहिए। लेट अस सपोज इन अ ईयर इट कंज्यूम रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 1200 लाख। इन 15 days यूनिट विल कंज्यूम मटेरियल 50 lakhs। 15 दिन में 50 लाख का ये मान के चला जा रहा है कि रॉ मटेरियल जो है यूनिट कंज्यूम करेगा 50 लाख, मतलब कि महीने में 1 करोड़ का। ठीक है, उस केसेस में क्या होगा, some products that is an automobile is made up for several components, it does not make sense for company to produce all the component in house। तो क्या करती है, तो ये उदाहरण दे रहा है आपका, this will require the company to make metallic parts, some plastic parts, some glass parts, some rubber parts। This does not lead to distraction, so an automobile manufacturing will outsource the production of many components इंक्लूडिंग परहैप्स सम मेटेलिक कंपोनेंट। क्या करता है, बहुत सारा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर देती है, खुद नहीं लगाती, वो छोटे छोटे सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल ए मेजर कंपोनेंट लाइक गियर बॉक्स कुड बी मेड बाई द अनदर कंपनी, सच ए कंपनी विल कॉल्ड एन OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, द कंपनी विल गेट रेगुलर ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। वो इसी कंपनी जो होगी वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर से, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से उसको ऑर्डर हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, अब जैसे एक बाटा का था, मैं किसी ब्रांच में था दिल्ली में, तो वहाँ पे बाटा के अकाउंट था, बाटा का मैन्युफैक्चरर का अकाउंट था कपड़े वाले जूते का। ठीक है, कपड़े वाले जूते होते हैं, बाटा का अपना जो है चमड़ा वाला जूता, जो है चमड़े वाला जूता या शूज जो है उसका फैक्ट्री है, बट कपड़े वाले के लिए क्या किया इन्होंने, इससे टाई अप कर रखा। जब डिमांड उनका आता था, हमेशा डिमांड आते रहता था, इसे सप्लाई जाता था, बहुत बड़ी पार्टी थी। It will get the technical know-how and perhaps tools and dies required for the manufacture of the gearbox and sometimes even raw material in order that quality concern are met। ठीक है, hence the unit needs 50 lakh to keep the running for 15 days। After 15 days the unit will need further raw material to support the production। 15 दिन का रॉ मटेरियल उसको चाहिए 50 लाख में, 15 दिन के बाद फिर दोबारा रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या ये वो अरेंज कर सकता है, वेदर इट विल हैव टू अरेंज फॉर द एडिशनल मनी फॉर पर्पज ऑफ फर्दर रॉ मटेरियल विल डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, व्हाट हैपन टू द प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो गुड प्रोड्यूस हुआ उसका क्या हुआ, इट सोल्ड इमीडिएटली ऑन प्रोडक्शन और यूनिट हैज वेट टू सेल द परचेज गुड्स। ठीक है, हाउ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, इट इज ओल्ड, सोल्ड ऑन क्रेडिट और कैश। दो चीजें हैं, आपने जो प्रोडक्शन किया वो इमीडिएटली बिक गया या आपने वेटिंग पीरियड है, दूसरा आपने जो सेल किया वो क्रेडिट पे सेल किया, कैश पे सेल किया। ठीक है,
मान लीजिए ठीक है, फ्यू सिनेरियो इमर्ज हो सकता है। द गुड प्रोड्यूस में नॉट बी सोल्ड इमीडिएटली एंड द यूनिट में हैव होल्ड द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, रखना पड़ता होगा। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन इट मस्ट अरेंज फॉर मनी टू परचेज द रॉ मटेरियल। लेकिन कंपनी का फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको क्या है, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए फिर मनी चाहिए। द रॉ मटेरियल इट में बी एबल टू सेल द केमिकल बट ऑन क्रेडिट, तो क्या करेगा वो, क्रेडिट पर सेल करेगा। हियर अगेन though the inventory finished goods need to be maintained, the unit will have to arrange for the money to buy raw material. All these variation in situation will lead to different periods time for turnover of money। ठीक है, ये जितना क्या है सारा जो है ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, टर्नओवर ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द टाइम द मनी इज फर्स्ट यूज टू एक्वायर रॉ मटेरियल्स till gets converted back into cost। तो क्या होता है, दिस पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम टाइम of the money is first used to acquire raw material till it gets converted into cash, going through the stages of raw materials and finished goods and receivables, that is called operating cycle। हमने इसी को operating cycle बोला। ठीक है, in the given example assume that जब मान लीजिए goods are sold immediately upon production, तुरंत बिक गया, तो the sales take place in cash। in this case sales proceeds become available for the purchase of raw material एंड सेम डे व्हेन इट इज प्रोड्यूस। क्या होगा, तुरंत आपको रॉ मटेरियल जब आपको फिनिश गुड बिक गया तो कैश मिल गया, तो क्या आपके पास कैश अवेलेबल हो गया रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। द यूनिट कैन परचेज एंड रॉ मटेरियल एंड कंटिन्यू द प्रोडक्शन, हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 15 डे प्रोडक्शन, वी मे शो द मनी नीड्स एज अंडर। मनी का नीड्स कब होगा, द ब्लॉक इंडिकेट द फॉर्म ऑफ मनी, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मनी। ठीक है, इसमें दिखा रहा फिगर्स, यहाँ ये देखते, मान लीजिए टोटल टाइम ऑफ कंप्लीटिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मनी इनटू वेरियस फॉर्म्स डिस्क्राइब्ड अबव एंड फाइनली इनटू मनी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं या ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। इन आवर केस इट इज 0 प्लस 15 प्लस 0 डेज, मतलब 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई क्या है, लेटेस्ट now construct an operating cycle of a unit where a unit has to make payment of raw material 15 days in advance, 15 दिन एडवांस में देना है उसको रॉ मटेरियल, मेंटेन 15 डेज स्टॉक, प्लस इसका 15 दिन का स्टॉक हो गया, प्रोडक्शन स्पेंड 10 डेज इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू कैश फिनिश गुड्स, 10 दिन और लगा। ठीक है, कैरी फिनिश गुड्स फॉर 20 डेज आफ्टर प्रोडक्शन, 20 दिन और उसने रखा। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट रिसीव रिकवर आवर 45 डेज। देखिए क्या है, यहाँ पे जो है दो चीज हो गया, हमने कहा कि 15 दिन का पेमेंट आपने एडवांस में दे दिया, 15 दिन का माल इसके बीच भी तो आ गया, फिर 15 दिन का आपका जो है प्रोडक्शन चालू हो गया, रॉ मटेरियल अनइंटरप्टेड हो गया, तो टोटल 15 दिन 15 दिन 15 दिन। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का हुआ, 15 45 45 90 दो 90 और ये 20 था ना, ये 20 है। ठीक है, 30 120 दिन, 120 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। ठीक है, hence the different forms which money gets converted into operating cycle are shown below। पहला हो सकता है एडवांस पेमेंट, दूसरा रॉ मटेरियल्स, तीसरा सेमी फिनिश गुड्स रिसीवेबल एंड मनी। इसमें यही है ऑपरेटिंग साइकिल का। द एक्टिविटीज आर कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स एंड टाइम टेकन इन दीज एक्टिविटीज आर शोन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल फॉर दिस टोटल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, 15 दिन प्लस 15 दिन प्लस 15 दिन, मैंने बताया 10 दिन 20 दिन और 45 दिन। ठीक है, टोटल 120 दिन का है। It must be noted that the value of goods change at each level of conversion because some expenses are incurred at cash stage। Each stage the valuation of cost could be done as usual। अब कॉस्ट जो है वैल्यूएशन जो है गुड्स का क्या लगाएंगे वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो वैल्यूएशन कुड बी
कॉस्ट कुड बी डन एज एन। कैसे होगा वैल्यूएशन? एडवांस पेमेंट आपने दिया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एट सेलर को डाउन। रॉ मटेरियल जब आपने लिया, लैंडेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्लस फ्रेट फ्रॉम द सेलर टू परचेजर को डाउन। ठीक है। सेम फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फ्रेट लगाया, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस विल इंक्लूड पावर, फ्यूल, लेबर, वेजेस, डेप्रिसिएशंस, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, रेंट ऑन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सब उसमें आ जाते हैं ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। सेमी फिनिश गुड्स बना, उसके बाद आपका फिनिश गुड्स हो गया। उसके बाद आपका फिनिश गुड्स हो गया। फिनिश गुड्स में क्या था? कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या सेमी फिनिश गुड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स किसे बोलते हैं? ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स, या सेमी फिनिश गुड्स उसमें ऑपरेटिंग स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स जब आप ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। रिसीवेबल्स होगा उसके बाद, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, प्रॉफिट दैट इज सेल्स। ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन का तरीका हो गया कॉस्ट निकालने का। अब जैसे यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 1200 लाख, इनवर्ड इसमें हो गया, इनवर्ड फ्रेट का जो चार्जेस है 100 रुपये, तो लैंडेड कॉस्ट क्या हो गया ऑफ रॉ मटेरियल का? आप सिर्फ 1200 रुपये तो नहीं ऐड कर सकते, आपका लैंडेड कॉस्ट हो गया 1300 रुपया, मतलब आपकी फैक्ट्री तक जो पहुंचा। अब उसमें आपने प्रोसेसिंग प्रोडक्शन 200 रुपये लगाया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कितना हो गया? 1300 प्लस 200 1500 रुपये। एड ओपनिंग स्टॉक्स और फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक्स था पहले से फिनिश गुड्स का, लेस फिनिश करना है आपको सेमी फिनिश गुड्स 40, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया आपका 1560, 1600 माइनस 40। ठीक है। सेल्स आपका 1800 को आ गया, 1800 का सेल्स हो गया। विद अबव इंफॉर्मेशन वी मे वर्क आउट द मनी नीडेड इन मैनेजिंग वन साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। एक साइकिल प्रोडक्शन के लिए जो मनी चाहिए तो इससे पता चलता है। अब इसमें कहता है विद अबव इंफॉर्मेशन वी मे वर्क आउट द मनी नीडेड टू मैनेजिंग वन साइकिल। अब हमको कितना पैसा चाहिए वो हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एडवांस पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल 15 दिन का था, 15 दिन मतलब हाफ मंथ इंटू 1200 लाख। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1200 लाख हो गया पूरे साल का, एक महीने का 100 लाख हो गया, तो आधे महीने का कितना हो जाएगा? 50 लाख। ठीक है। रॉ मटेरियल आपको 15 दिन रहता है, तो हाफ मंथ इंटू 1300 लाख डिवाइडेड बाई 1200, 12 मंथ। ठीक है। 54 लाख का हो जाएगा। रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल आपका पहले से भी तो रहेगा, इसमें ऐड हो जाएगा ना। सेमी फिनिश गुड जो है आपका 10 दिन रहा, ये 15-15 30 दिन हो गया, इसलिए यहाँ 1300 लाख हो गया, क्योंकि 1200 लाख था प्लस 100 लाख और ऐड हो जाएगा। 1300 लाख डिवाइडेड बाई 12, हाफ मंथ का कॉस्ट कितना आया था यहाँ? 50 लाख। ठीक है। सेमी फिनिश गुड 10 डेज रखेगा, तो 1/3 अब मंथ हो गया, 1/3 ऑफ मंथ हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1500 लाख। ठीक है। डिवाइडेड बाई 12, 41.67। फिनिश गुड्स 20 दिन रखेगा, तो कितना दिन हो गया ये? 1560 हो गया ना, 1560 लाख 20 दिन का है, 15 दिन का 50 लाख, 5 दिन का 10 लाख, 60 लाख। 1500 का यहाँ पे है, तो 12 महीने 88.67। रिसीवेबल्स जो है 45 डेज में, 45 डेज मतलब 3/2 मंथ, 45 डेज मतलब 15 45, 5 का 60। ठीक है। 3/2 मंथ्स इंटू 1800 लाख, तो 12 मंथ 225 लाख। ठीक है। तो टोटल जो ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान जो आपको मनी रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा? 50 लाख ये वाला, प्लस 54 16 सेकंड, प्लस 41 67, प्लस 86 67,
225, 457 लाख रुपया आपको 50 पैसा आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए चाहिए। ठीक है, ये टोटल कितना दिन हो गया? 15, 30, 10, 40, 20, 60, 100, 15, 30, 10, 40, 20, 60, 40, 100, 105 और 15 दिन का आपके पास यहाँ रहेगा, तो ये हो गया आपका 120। ठीक है, 120 मीन्स 6 मंथ। 6 मंथ का यहाँ पर कितना लिया है आपको? 12 महीने का 12 करोड़, 6 महीने का 18 करोड़। ठीक है, तो ये निकालना है आपको। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्किंग कैपिटल आपका 457 लाख, इसमें बोरोवर का मार्जिन कितना हो? 25%, 117 लाख। बैंक का लोन कितना हो जाएगा? 340। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट जो है हमारा असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है बोरोवर का, उसका असेसमेंट। ठीक है, अभी इसमें डेटा का एक सीएमए डेटा अप्रेजल फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको एक अटैच कर दूंगा। मैं पिछली वीडियो में अटैच नहीं कर पाया था, मैं अटैच कर दूंगा। फॉर्म 1 देखिए, फॉर्म 1 से लेके जो है ना, फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 8 तक होता है, जो बताया गया था आपको। तो फॉर्म 1 में क्या क्या होता है? Information should be given separately in respect of each of the working capital credit facility, which cash credit, overdrafts, export packing credit, working credit, term loans, bill purchased and discount, both inland and export, etc. Detail of quasi credit facility, letter of credits, co-acceptance, guarantees should be indicated. इसमें होना चाहिए फॉर्म 1 में data relating to the term loans, DPG deferred payment guarantee including foreign currency loans, as also foreign currency loans not backed by the DPG issued by bank in India should be shown separately under the subhead B. The exchange rate applied to arrive at the outstanding under the existing foreign currency loans. ये आपको फॉर्म 1 में जाना है। दूसरा है इन द केस ऑफ मल्टी डिवीजन कंपनी। मान लीजिए आपके पास मल्टी डिवीजन कंपनी है, तो क्या होगा? इफ सेपरेट क्रेडिट लिमिट आर सैंक्शन फॉर डिफरेंट डिविजन्स, द डेटा शुड बी division wise. Division wise subtotal should be also be indicated. तीसरा, detail of credit facility if any availed by the borrower from non-consortium banks should be indicated separately. Details of deposit account if any maintained with the other non-consortium bank should be also included. ठीक है, in case of existing sanction limit have remained are largely unutilized, region there should be given. उसको रीजन भी देना है जो आप लिमिट ले रखे बट यूटिलाइज नहीं करते। इंफॉर्मेशन ऑन एसोसिएट कंपनी इफ एनी शुड बी गिवन सेपरेटली इन एनेक्सर टू फॉर्म आई। ठीक है, डिटेल ऑफ नेम, लाइन ऑफ एक्टिविटी, एनुअल मेकअप ऑफ अकाउंट, लिमिट फ्रॉम द ऑल बैंक्स, financial institutions should be furnished in respect of each associate company, clearly indicating nature of association. ये होगा इसमें। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्म 234। ठीक है, फॉर्म 234 क्या होता है? तो मान लीजिए कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट दे रहा है आपको, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर आर नॉट अवेलेबल, estimated provisional data for year may be indicated in column 2 of form 234. Second है the assumption on which the projection says turnover, profitability, built up stocks in trade and receivables, other current assets, current liability etc. have been based should be indicated. In the case of multi-division company, division-wise data should be indicated separately in each division. अगर multi-division company है तो उसको separately इसमें मेंशन करना है। फॉर्म 2-4 इन ईच केस, इन सच केसेस फॉर्म 3 एनालिसिस सब बैलेंस शीट शुड बी encompasses data for company as a whole. ठीक है, इसमें डालना है whenever the possible separate data for each division may also be indicated. अगर जो पॉसिबल हो तो फॉर्म 3 में जो भी आपका सब्सिडरी है
ग्रुप है उसका आपको डिटेल्स डालना है। Valuation of sales projection should be based on the current price rises, current ruling prices पे होगा. Similarly, the valuation of various inputs of cost of sales in the projection should also be based on the current cost. It should be ensured that the price escalation are not built into the projection. Projection में बढ़ना नहीं चाहिए. Where the projection relating to the production so wide variation of comparison with the trends, information in regard to the physical quantity of goods produced to be produced, their unit price, etc. should also be furnished as per the former test. Where the number of items manufactured large, the information may be classified under 3 or 4 broad category. 3 या 4 कैटेगरी में अपलोड करना है. देखिए, स्पेयर शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट एसेट्स. However, the projected level of spare on basis of past experience but not exceeding 12 months consumption for imported item, 9 months consumption for indigenous item may be treated as current asset. किसको current asset में लेना है? Projected level spares on the basis of past experience but not exceeding 12 month consumption for imported item के लिए 12 month का और indigenous के लिए 9 month का जो है current assets के लिए लेना है. तो for purpose of assessment of working capital, the projected level of current assets other than inventory and receivables and that of current liabilities should also compare with the past trend and prevailing market conditions. इसके हिसाब से कंपेयर करना है. इन द केस आर सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल वेरिएशन, अगर कोई एबनॉर्मल वेरिएशन आपको सीन होता है, पोजीशन शुड बी एक्सप्लेन्ड इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वेरिएशंस. नेक्स्ट कहता है द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ करेंट एसेट्स. द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ करेंट एसेट्स शुड बी अकॉर्डेंस विद द अडॉप्टेड स्टैट्यूटरी बैलेंस शीट. ठीक है, स्टैट्यूटरी बैलेंस शीट के हिसाब से होना चाहिए. The estimate of current liabilities and recording of income and expenses should be on the same basis as adopted for the statutory financial statement. ठीक है. The classification of current assets and current liabilities should be done as per the usually accepted approach of bank and not as per the definition of Companies Act. Company Act के हिसाब से नहीं होगा, जो आप हम कर रहे हैं वही होगा. And registration list is assessed. एक लिस्ट भी है, वो हम ये दिखाएंगे. Guidelines indicating the disregard by Reserve Bank of India should also be kept in view. In the case of a specific provision have not been made for known liabilities such as dividend payable, tax payable, etc., estimate therefore should be made on for eventual payment during the year and amounts though not provided should be shown in current liability. ये सब जो अमाउंट आप नहीं दे पा रहे हैं करंट लायबिलिटी में शो होगा. ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए, मैं एक फॉर्मेट दिखाता हूँ. इसी में जो फॉर्मेट है वही, इसको धीरे धीरे करके पढ़िएगा फ्रेंड्स. देखिए, फॉर्म 1 स्टेटमेंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. इसमें क्या है? पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रपोज लिमिट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, लिमिट्स फ्रॉम ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन डेट ऑफ बर्थ. ये आपको लिखना है. नेम ऑफ बैंक क्या है, नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या है, ये पार्ट 1 है. एक्सटेंट विच लिमिट वर यूटिलाइज कितना है. मान लीजिए कोई आदमी 10 लाख का लोन लिया और पिछले साल यूज ही नहीं किया भैया, तो उसको कोई फायदा नहीं है. बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है, मिनिमम लिमिट नाउ रिक्वेस्टेड, अब कितना लिमिट उसको चाहिए. ये हो गया आपका फॉर्म 1. ठीक है, ये आपको मेंशन करना इतना बड़ा है. टर्म लोन डीपीजी एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल टर्म. ठीक है. एनेक्सर्स जो फॉर्म 1 है, कंपनीज firms concerned in which director, partner, proprietor and their family members of the borrower company is associated with the other units of director, partner, proprietor has been furnished guarantee. The guarantee उसको देना है. Name of the associate, line of activity, annual make of the account, DL or balance sheet, limit from all banks and 5 financial institution, name of the bank, financial institutions, working capital fund based, term loan fund based, DPG and other. ये आपको देखिए. अब दूसरा जो स्टेटमेंट आता है वो क्या आता है आपका,
फॉर्म 2 ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यही फॉर्मेट में हम लोग को भी मिलता है। ग्रॉस इनकम क्या है, लास्ट 2 ईयर्स का, करंट ईयर एस्टिमेटेड एंड फॉलोइंग ईयर प्रोजेक्शंस, 2 साल का हम लोग लेते हैं। ग्रॉस इनकम, सेल्स में डोमेस्टिक क्या था, एक्सपोर्ट सेल्स क्या था। ठीक है, उसमें से एक्साइज ड्यूटी घटाना है, नेट सेल्स मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये आप एक्सेल फॉर्मूला लगाइए। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग स्टोर्स एंड अदर आइटम यूज्ड फॉर प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। इंपोर्टेड होगा, इंडिजिनस होगा, अदर स्पेयर इंपोर्टेड इंडिजिनस, पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट लेबर, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, ये सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक, सब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, डिडक्ट क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। एड ओपनिंग स्टॉक है एफजी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है एफजी टोटल। उसके बाद सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 में से 7 को घटा देंगे। 3 कौन सा है, 3 है नेट सेल्स। नेट सेल्स में से 7 को आप घटा देंगे, ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इंटरेस्ट सॉरी, इंटरेस्ट देना है। फिर उसके बाद तो आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। अब उसके बाद कोई अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है तो उसमें आप जोड़ दीजिए, कोई एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग घटा दीजिए, तो आपका टोटल ये आ जाएगा। तो नेट अदर ऑपरेटिंग इनकम ये भी रहेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना आएगा, ये सब जोड़ने के बाद फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस, उसके बाद नेट प्रॉफिट या लॉस जो होगा सो। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड पेड जो करना है वो आप दे सकते हैं। इसको पेड करने के बाद रिटेन प्रॉफिट क्या रह गया, रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो ये फॉर्म 3 है। फॉर्म 4 जो है आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसी फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट भी आती है। शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग पहला में रहेगा। शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग में आपके बैंक का ही रहेगा, अप्लीकेंट बैंक या अदर बैंक या दूसरे बैंक का भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग फ्रॉम अदर्स। सिंडिकेटर्स क्या है, ट्रेड मंथ में परचेज, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर कितना है, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, डिमांड पेबल, अदर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, डिपॉजिट डिवेंचर्स, इंस्टॉलमेंट अंडर टर्म लोन, डीपीजी, अदर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन ड्यू टू 1 ईयर। तो टोटल करंट लायबिलिटी हो जाएगा। टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, डिवेंचर आ जाएगा, प्रेफरेंशियल शेयर आ जाएगा, टर्म लोन्स आ जाएगा, डेफर पेमेंट आ जाएगा, टर्म डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक है, जो 1 साल के बाद मैच्योर होने वाला, जो 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाला अगर एफडी होगा तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अदर टर्म लायबिलिटी सच एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो टोटल टर्म लायबिलिटी यहाँ जोड़ लेना है, ये फॉर्मेट है। उसके बाद टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, उसके बाद शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्वेशन रिजर्व, अदर रिजर्व, डीआरआर। तो उसका सरप्लस या डेफिसिट जो प्रॉफिट का होगा, तो ये टोटल नेटवर्थ आ जाएगा आपका। टोटल लायबिलिटी आपकी कितनी होगी, 18 + 24। अब एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स में गैस बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड ना फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, ये सब आप देखिए फ्रेंड्स। Receivables other than the deferred and export, including bills, purchase and discounted. Export receivables, including bills, purchase, discounted by the bankers. Installment under deferred receivables. Inventory, raw material जो लगा. Inventory, stock in process, finished goods, other consumables. Advance to supplier, raw material, other advance to taxes, other current assets, total current assets. इसको total current assets ये फॉर्मेट है फ्रेंड्स। एक मैं आप लोगों को सीट पकड़ा दे रहा हूँ, आप लोग इसको इसमें भरिएगा जरा, ठीक है। इसके साथ ये भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म 4 है क्या, फॉर्म 4 जो है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का फॉर्मेट है, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा वो आइटम वाइज दिया हुआ है। फॉर्म 5 क्या है, कंपुटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एमपी एज पर एमपीपीएफ, ठीक है। लास्ट ईयर, करंट ईयर प्रोजेक्शन, फॉलोइंग ईयर और पीक रिक्वायरमेंट।
टोटल करंट एसेट्स वहां से निकालना है। इसको आप एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, इससे देखने के बाद आपका जो है ना आधा ये खत्म हो जाएगा। मैं इस फॉर्मेट को भी लोड कर दे रहा हूँ आपके में, ठीक है। सेम है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी जो है असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर सेम ही है, इसमें कुछ खास नहीं रहेगा। मैन्युफैक्चरर आपने देख लिया। ट्रेडर एंड इसके लिए क्या होगा, इसका भी फॉर्म देख लीजिए आप, सेम ही है, इंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा। हम 3-4 ठीक है। ये फॉर्मेट 1 हो गया वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का एग्जिस्टिंग। फॉर्म 1 में गारंटी का डिटेल, और ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपका फॉर्म 2 हो गया। फॉर्म 3 हो गया बैलेंस शीट। ट्रेडर के केस में भी सेम है। फॉर्म 5 जो है असेसमेंट यहाँ पे आ गया। फॉर्म 4 जो है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी क्या है वो मेंशन होगा, सेम ही चीज है आपका। बाकी ये जो फॉर्म 6 जो है आपका असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ट्रेडर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वो 9 नंबर खत्म हो गया। इसके बाद फंड बेस्ड क्रेडिट देखेंगे, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मेट और एक आपको एग्जांपल लोड कर रहा हूँ, आप खुद से बनाइए। फिर इसके बाद हमें आप ये करिएगा, मैसेज करिएगा या इनबॉक्स में डालिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बना के दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिक्वेस्ट वही है, दिसंबर तक का टारगेट है हमारा 1 लाख 1 लाख हमारे जो बैंकर साथी हैं, बैंकर साथी या अन्य भी कोई, या अन्य भी जो ये कोर्स करना चाह रहे हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा लेसन है उसको एक बार देखें जरूर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अटैच कर दे रहा हूँ इसमें।